इन्होंने ये सोचा कि हमें ना एक होमलैंड चाहिए, हमें एक मुल्क चाहिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पैलेस्टाइन को अपना होमलैंड बनाना होगा। कि 1918 में ब्रिटेन पैलेस्टाइन को टेक ओवर कर लेता है, ऑटोमन एम्पायर फॉल कर जाती है, हार जाती है ऑटोमन एम्पायर। 1920 में हागानाई ग्रुप इनका जो है वजूद में आता है ताकि मजीद लोगों को ना डरा के उनको जो है वहां से निकाला जाए। जैसे ही यूनाइटेड नेशन वजूद में आती है तो होता क्या है कि 1947 में ही यूनाइटेड नेशंस एक मैप बनाती है, ड्रॉ करती है कि जी ये अब मैप होगा पैलेस्टाइन का, जिसमें से 55% जो लैंड है वो इजराइलियों का होगा, यानी इनका होगा, और 45% पैलेस्टीनियंस का होगा। यूनाइटेड नेशंस को किसने हक दिया कि वो बाहर के आने वाले लोगों को ज्यादातर, यानी जो ज्यादा चंक है उस हिस्से का, उस मुल्क का या उस खिते का, वो जो है आप किसी बाहर के बंदे को दे दें। वो फौजी नहीं थे, कोई आर्मी पर्सनल्स नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जो है डेली रूटीन में ऑलिव्स उगा रहे हैं, जैतून का काम कर रहे हैं, अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों ने उन विलेजर्स को, उन देहाती को खड़ा किया लाइन में, तकरीबन यानी जो डॉक्यूमेंट बताते हैं तकरीबन 100 के करीब थे, और इन लोगों ने उनको खड़ा करके सबको जो है फायर करके उनको जो है कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया और उनको डंप कर दिया वहां पर। कहते हैं अ लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट अ लैंड, अ लैंड विदाउट अ पीपल। यहां पे तो लोग रहते नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और जनरली हिस्ट्री को हम बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं क्योंकि उसमें डेट्स होती हैं तो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हिस्ट्री का जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ जाएं और आप सही तरीके से चीज़ों को ना एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है कि जो भी अभी इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीनियंस के साथ, क्या वजह है, और यहाँ से जो रिटेलिएशन होती है उसकी क्या रीज़न है, और इन लोगों ने पहले क्यों जो है, अगर इनको पता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इन्होंने फिर क्यों जो है हमला किया। तो इसके लिए ना अनलेस एंड अनटिल आपको हिस्ट्री का पता ना हो तो आप फिर सही जजमेंट नहीं दे सकेंगे। तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम लोग बात भी करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना, वैसे ही पढ़ाई से थोड़ा सा ना कतराते हैं, पीछे हटते हैं। और हिस्ट्री की तो मैंने आपके सामने बात रख ही दी है। हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल हिस्ट्री थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि हकीकत क्या है, और अपना नैरेटिव ही प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो जिन्होंने जो भी बुक्स लिखी थी या कोई ऐसा काम किया था उस ज़माने में, तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि सबूत ही ना मिल सके। तो बहरहाल इस स्टार्टर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ज़्यादा मैं पीछे नहीं जाऊँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो है याकूब अलैहिस्सलाम और इस्माइल, इसहाक अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको पता है कि जब वो गए थे बैतुल मक़दस, तो जब उनको चाबियाँ हैंड ओवर कर दी गई थी तो मुस्लिम्स का ही वहाँ पे रूल था, और मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रहे थे। वहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ज्यूज़ भी रहना शुरू कर दिया उन्होंने, बड़ी यानी पीस के साथ, और कोई एज सच कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। बीच में हमें कुछ पैच मिलता है जहाँ पे क्रूसेडर्स आए थे, क्रिश्चियंस, तो उन्होंने जब मुसलमानों से लिया थोड़ी देर के लिए, परहैप्स वो तकरीबन 90 ईयर्स थे, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे रहमहुल्लाह, और उन्होंने जो है वापस यरूशलेम जो है फतह किया था। तो जब वो आए थे तो हमें हिस्ट्री बताती है, तो हिस्ट्री बताती है कि बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा खून बहाया गया था। लेकिन वो थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम था। उसके बाद जब दोबारा मुसलमान
जेरूसलम को फतह कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज फाइन और बड़े अच्छी तरीके से आगे चीज़ों को आगे लेके गए मुसलमान। तो उसके बाद हुआ क्या कि खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, तो उनके अंडर ही रहा पैलेस्टाइन, जेरूसलम की अगर हम बात करें तो। थोड़ी सा मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आपने जायनिज्म या जायनिस्ट का नाम सुना होगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? 1880 में हुआ क्या कि कुछ ज्यूज ये डिस्पर्स होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वहां पे रह रहे थे। ये बेसिकली यूरोपियन ज्यूज थे। तो इन्होंने ये सोचा कि हमें ना एक होमलैंड चाहिए, हमें एक मुल्क चाहिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पैलेस्टाइन को अपना होमलैंड बनाना होगा। हम पैलेस्टाइन दोबारा जाते हैं। तो इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता थोड़े ज्यूज वो माइग्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया पैलेस्टाइन की तरफ। यहां तक कि 1896 एक ज्यू हैं जिनका नाम है थियोडोर हर्जी। ये आप ये मैं आपसे इंशाल्लाह फैक्ट्स की बात करूंगा, आप विकिपीडिया पे जाके भी इंशाल्लाह सर्च कर सकते हैं। इनके बारे में आता है ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जायनिज्म। इन्होंने ये प्रपोज किया कि हम ज्यूइश स्टेट बनाएंगे पैलेस्टाइन के अंदर, और फिर उन्होंने फॉर्मली इसके ऊपर काम करना शुरू किया। यहां तक कि 1896 में इनकी जो पॉलिटिकल जायनिस्ट इनकी जो पार्टी थी या जो इनका माइंडसेट था वो वजूद में आता है। और 1896 में जो ये जायनिस्ट थे, इन लोगों ने जो है इनका वजूद हुआ। और फिर अगले साल 1897 में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना दिया कि अब हम प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने फलस्तीन जाना है। इस दौरान थोड़ा सा अगर आप आगे चलें, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है 1914 में, और एक साइड पे तो खिलाफत उस्मानिया थी, उनके साथ जर्मनी था, और दूसरी साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस और भी जो है ममालिक शामिल थे। तो नजर ये आ रहा था कि ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक हो चुकी है। तो इसी दौरान जो ब्रिटेन था उसको पता चल गया कि ब्रिटेन और फ्रांस को कि अब जो है ना ये खिलाफत उस्मानिया कायम नहीं रह सकेगी, हम इनसे जीत जाएंगे। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि उस वक्त फलस्तीन के अंदर सिर्फ 3% अरबिक ज्यूज थे, यानी ज्यूज अभी भी वहां पे रहते थे, लेकिन वो सालों साल सदियों से रहते थे, अरबी में बात करते थे, वो अरबी थे। और बाकी वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं और मुसलमान भी रह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली वहां पे जो है अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। और फिर जब ये 1914 की वॉर शुरू होती है और मुसलमान ऐसे लगता ऐसे था कि अभी जो है मुसलमान हार जाएंगे, खिलाफत उस्मानी अभी हार जाएगी, तो बड़ा सीक्रेटली ब्रिटेन और फ्रांस एक मीटिंग करते हैं, और वहां पे एक एग्रीमेंट होता है जिसको आप साइक्स पीको एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और आप इंशाल्लाह इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। इसमें करते क्या हैं ये दोनों, इनमें रशियन जो है वो भी शामिल होते हैं, कि अभी हालांकि जीते नहीं होते, जंग चल रही होती है, लेकिन ये फोर्स ही कर रहे होते हैं कि अब हम जो है जीत जाएंगे, पासा हमारी तरफ ही पलटेगा। तो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं कि अगर अच्छा मैं जीता तो ये हिस्सा मेरे पास आ जाएगा, ये हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा। दिस इज हाउ दे वर डिवाइडिंग, वो लाइंस ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा, जब मैं ये एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहा था ना, तो वो हदीस क्लिक की मेरे जहन में आई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूशिकु अन तुदा अलैकुमुल उमम, ऐ मेरे सहाबा वो वक्त आने वाला है कि दुनिया की कौमें तुम पर ऐसे टूटेगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। जब एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है, प्लीज वेलकम, खाना सामने है, आके दस्तरखान सामने, आप खाना खाएं आके, कोई कंफ्यूजन कोई हैसल नहीं होती उसमें, राइट। तो मुझे ना वो हदीस क्लिक की, और यहां पे वही एक्चुअल हो रहा था, ये 1916 की बात है। तो उन्होंने पहले से एग्रीमेंट बना लिया कि हम ये करेंगे, और उस जो लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, मैप ड्रॉ कर रहे थे, उसमें से जो फलस्तीन का हिस्सा था वो ब्रिटेन के पास आ रहा था कि ये हमारे पास आएगा। थोड़ा सा और आप आगे चलें, हुआ क्या कि 1916 में ही ये जो जायनिस्ट मूवमेंट होती है, इनमें से इनके जो एल्डर्स हैं वो आते हैं। रोथस्चाइल्ड फैमिली आपने नाम सुना होगा, ये आते हैं, और दे वर हैविंग लॉट ऑफ मनी,
वहाँ से, यानी बड़े रिच थे, मालदार थे, आते हैं, कहते हैं कि हमारा माल हाजिर है, हमें लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, हमें फ़लस्तीन चाहिए। और ब्रिटेन उस वक्त बड़ा खुश हुआ उनकी ऑफर सुन के, क्योंकि अब ये ऑलरेडी वॉर में थे और वॉर में पैसा लगता है, पैसे की जरूरत होती है, और पैसा किसको नहीं पसंद होता। तो बहरहाल एक तो सीक्रेट एग्रीमेंट पहले हो चुका था, साइक्स पीको एग्रीमेंट फ्रांस के साथ। अब ये मजीद ब्रिटेन एग्रीमेंट कर रहा है किनके साथ, ज़ायनिस्ट के साथ जो है एग्रीमेंट चल रहा है उनका। और उस एग्रीमेंट को हम बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, और ये भी आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाएगा, और उसमें पूरी जो है कंडीशंस लिखी हुई हैं। जो किंग ऑफ ब्रिटेन था, जो भी वहां पे एग्जिस्ट करते थे विद द रॉथस्चाइल्ड फैमिली, इनका एग्रीमेंट हो जाता है। तो हुआ क्या कि 1918 में ब्रिटेन पैलेस्टाइन को टेक ओवर कर लेता है, ऑटोमन एम्पायर फॉल कर जाती है, हार जाती है ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानी खत्म हो जाती है। और वहां से फिर माइग्रेशन स्टार्ट होती रहती है, अब बल्क में स्टार्ट होती है। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो माइग्रेट कर ही रहे थे, ज्यूज फलस्तीन की तरफ जा रहे थे यूरोप से। अब जब उनको पता चल जाता कि अच्छा जी ये तो जीत हो गई है, अब वो माइग्रेशन उनकी ज्यादा होने शुरू हो जाती है। अब वहां पे जब चले जाते हैं, ब्रिटेन एलोकेट कर लेते हैं कि जी ये ज्यूज का हिस्सा है और ये यहां पे फलस्तीनी रहेंगे, और ये वो सारा जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे ना एक सवाल पैदा होता है, और मैं चाहता हूं कि आप ना सवाल नोट कर लें। किस लिए? क्योंकि जब भी अगर आपकी किसी से बातचीत होती है ना, तो ये हमारा हक बनता है, जिसे हम डायलॉग करें तो ये सवाल हम पॉज करें कि ब्रिटेन को हक किसने दिया कि ऑलरेडी जहां पे लोग रह रहे थे, वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे, आप बाहर से किसी फॉरेनर को, यूरोपियन ज्यूज, वो यूरोप में रह रहे हैं, जो कि अरबी भी नहीं बोल सकते, ना समझ सकते हैं, वहां पे उनको अथॉरिटी दे रहे हो कि वहां पे जाके आप रह सकते। आपने कोई मशवरा नहीं किया वहां के लोकल्स के साथ कि जी आप, यानी आपको कोई मसला तो नहीं है इस बारे में। डू यू गेट द पॉइंट है? तो सवाल ये पैदा होता है। अब हुआ क्या, माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है 1920 में। अब जब इसराइल को थोड़ी, इसराइल तो खैर अभी वो वजूद में नहीं आता, फॉर्म नहीं होता, जब ये जाते हैं तो ये थोड़े से ना एक ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप कह लें, इनका नाम भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। हागाना एक इनका ग्रुप था जो कि टेरराइज करता था लोगों को, जो नॉर्मल सिटीजन्स थे वहां के, कि जी उनको हरास किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, यहां से निकलो और अपने घर खाली करो, इस किस्म की जो है हरकत किया करते थे। 1920 में हागाना एक ग्रुप इनका जो है वजूद में आता है, ताकि मजीद लोगों को ना डरा के उनको जो है वहां से निकाला जाए फलस्तीन से। और 1931 में एक और ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम है इरगुन। इरगुन भी एक ग्रुप होता है, और फिर लोकल्स को जो है डराते धमकाते हैं। और ये सब जो सिचुएशन हो रही होती है, ब्रिटेन को ये पता नहीं था कि ये अंदर खाते ये भी कर रहे हैं, लोकल्स को डरा भी रहे हैं और ये वो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 1930s का एरा स्टार्ट होता है, हिटलर पिक्चर में आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है 1940s में, ठीक है, यहां लेट 1930s में। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, हिटलर के बारे में क्या आता है कि उसने 6 मिलियन ज्यूज को खत्म कर दिया। और वहां से ज्यूज ने इस सिनेरियो को कैच किया, उन्होंने दुनिया की सिंपैथी ले ली कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म किया गया है, तो हमें जगह चाहिए रहने के लिए। और पूरी दुनिया की जो सपोर्ट थी, इन्होंने जो है अपना जो नैरेटिव उस वक्त बिल्ड किया, ये कामयाब हो गए। हुआ क्या कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस का वजूद होता है। और यूनाइटेड नेशंस आपको पता है उनका जो चार्टर है, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जी हम लोगों को उनका प्रॉपर हक देंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो अब जो मुस्लिम ममालिक थे, वो भी जब उन्होंने उनका जो चार्टर पढ़ा तो उनको बड़ी खुशी थी, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुल्म ज्यादती खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशन वजूद में आती है, तो होता क्या है कि 1947 में ही यूनाइटेड नेशंस एक मैप बनाती है, ड्रॉ करती है कि जी ये अब मैप होगा पैलेस्टाइन का, जिसमें से 55% जो लैंड है वो इजराइलियों का होगा, इनका होगा, और 45% पैलेस्टीनियंस का होगा। अब ये जैसे ही और ये मैप भी आपको जो है मिल जाएगा अगर आप जो है सर्च करेंगे तो ऑलरेडी अब देखिए ये जुल्म है। अरबों से पूछा नहीं गया कि जी आप ऑलरेडी देखें अपने चार्टर के खिलाफ जा रहे हैं।
यानी उस वक्त से ही अब ये सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि यूनाइटेड नेशंस को किसने हक दिया कि वो बाहर के आने वाले लोगों को ज्यादातर यानी जो ज्यादा चंक है उस हिस्से का, उस मुल्क का या उस खिते का, वो जो है आप किसी बाहर के बंदे को दे दें और आप अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं जो आपने रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाई थी। उस वक्त तक तकरीबन 3% ज्यूज वहां पे एग्जिस्ट करते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हमें डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जितने भी ज्यूज वहां पे आ चुके थे, अगर हम लैंड की बात करें सिर्फ 7% ज्यूज ओन करते थे, बाकी 93% पैलेस्टीनियंस के हाथ में था। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट अगर ठीक है अगर 7% भी उनके पास था तो आपको किसने हक दिया है कि आप 55% इनकी तरफ टिल्ट कर जाओ और इनको आप दे दो। जैसे ही ये जब हुक्म दिया जाता है, कोई देवर नो पोल्स, कोई सर्वे नहीं किया गया कि लोगों को क्या रिएक्शन होगा, क्या ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही। 1948 में, और इस रेजोल्यूशन को जो यूनाइटेड नेशंस का है ना, इसको रेजोल्यूशन 181 के नाम से जो है जाना जाता है, जो इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने जो है 55% इजराइलियों को दिया और 45% पैलेस्टीनियंस को। 1948 में इजराइल स्टेट बन जाता है। अब क्योंकि यूएन ने तो उनको जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप अपना मुल्क बना लें। अब वो जो इजरायली थे इसमें भी खुश नहीं थे। जैसे ही उनको प्रेजेंस मिलती है पैलेस्टाइन के अंदर तो होता क्या है कि ये वहां पे जो भी गांव देहात होते हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। देवर अराउंड 450 विलेजेस जिनको इन्होंने सफा हस्ती से मिटा दिया, खत्म कर दिया उनको। और दीर यासीन, आप जरा सर्च कीजिएगा, दीर यासीन का वाकया है। इन लोगों ने बेचारे निहत्ते जो विलेजर्स थे, जो किसान थे, यानी वो फौजी नहीं थे, कोई आर्मी पर्सनल्स नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जो है डेली रूटीन में ऑलिव्स उगा रहे हैं, जैतून का काम कर रहे हैं, अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों ने उन विलेजर्स को, उन देहाती को खड़ा किया लाइन में। तकरीबन यानी जो डॉक्यूमेंट बताते हैं तकरीबन 100 के करीब थे, और इन लोगों ने उनको खड़ा करके सबको जो है फायर करके उनको जो है कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया और उनको डंप कर दिया वहां पे। अच्छा, ये अब मैंने आपको बताया था ना कि हिस्ट्री का जानना बड़ा जरूरी है। जो इनके इनके स्टैंड्स को प्रोपोगेट करते हैं, इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जी हमारी जब आर्मी गई थी या हमारे जब लोग गए थे, इलाके खाली थे, ऑलरेडी कोई भी वहां पे नहीं था। अब मैं एक सवाल करता हूं आपके सामने। इमेजिन करें कि एक बंदे को पता चल जाता है कि साथ में ही एक देहात है, एक गांव है, और वहां पे जो हमारे लोग थे उनको जो है मार दिया गया है, उनको टेरराइज कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं वो जो एक फिजा होगी, एक डर की, एक खौफ की कि हमें तो यहां से भागना चाहिए, अब ये तो हमारे ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ये वजह थी कि लोगों को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। और इस सिचुएशन में, बल्कि मैं एक स्लोगन भी आपके सामने रखता हूं, ये लोग, इनका ना एक स्लोगन भी है, ये कहा करते हैं, कहते हैं अ लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट अ लैंड। अ लैंड विदाउट अ पीपल, यहां पे तो लोग रहते नहीं थे, फॉर पीपल विदाउट अ लैंड, यानी अपने आप को फिर इन लोगों ने विक्टिमाइज करना जो है, ये चाहते थे कि जो है लोगों को पता चले कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो लैंड चाहिए था और हमें देखो खाली लैंड मिले, इसलिए हम यहां पे आके हमने रहना शुरू कर दिया। तो ये इनका स्लोगन था। 1948 में दीर यासीन में जो इन लोगों ने जो है फिर अपना ऑफेंस जब स्टार्ट किया, लोगों को मारना शुरू किया, तकरीबन 10 लाख लोगों को वहां से हिजरत करनी पड़ी, वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि जाहिर बात है अपनी जान तो बचानी थी। तो वहां से वो निकले, और इसको आप निकबा के नाम से जानते हैं, और ये फर्स्ट निकबा था, इसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं, कि यहां पे तबाही मचा दी गई थी। नहीं देखा कि आगे बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, उन्होंने उनको मार मार के किसी को यानी कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल किया। और इसमें हिस्ट्री की बुक्स में इसको फर्स्ट निकबा के नाम से हम जानते हैं। और इसको आप ऐसे समझें कि आपने कुछ वीडियोस शायद देखी हों, यही इजरायली अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है,
और यहाँ पे पैलेस्टीनियन एक खातून है और उसका हस्बैंड है, और ये खातून कह रही है कि तुम हमारा घर नहीं ले सकते, ये तो हमारा घर है। तो वो कहते नहीं नहीं, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि यानी यहाँ पे तो हम कितनी सदियों से रह रहे हैं, तुम तो अभी भी आए हो। तो उसने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जहां से आपको इनका माइंडसेट पता चलता है। कहता है, इफ आई डोंट टेक दिस प्लेस समवन एल्स विल कम एंड टेक इट। और ये ज़ायनिस्ट माइंडसेट है कि अगर मैं नहीं लूंगा, अगर तुम मुझे अगर यानी आराम से नहीं देती, तो फिर पीछे से वो लोग भी आ जाएंगे, वो फिर तुमसे वैसे जबरदस्ती ले लेंगे। तो अच्छी बात यही है कि तुम अपना भी जो है नुकसान ना करो और मुझे जगह दे दो। तो ये आपको स्निपेट्स और ग्लिम्सेस आपको मिलेंगे कि ये किस माइंडसेट से आगे आते हैं। और ये जो सेटलर्स हैं जो आगे आते रहते हैं और वहां पे जाके जो वहां पे फलस्तीनी रहते हैं उनको बड़ा हरास करते हैं कि जी यहां से निकलो, और कभी कभार इनके हाथों में तो गन भी होती है और गोली चला भी देते हैं। ऐसे भी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। और इसका ना आप इसको ऐसे समझो कि एक बंदा है, उसके घर में ना उसके 100 रुपए पड़े हुए हैं, और चोर आता है, चोर आके उसके 100 रुपए ले जाता। अब ये बेचारा जाता है कोर्ट में बताने के लिए कि जी इसने तो चोरी की है। अच्छा, कोर्ट को पता है कि ये चोर है दूसरा बंदा। कोर्ट वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, 100 रुपए में से ना तुम 45 रुपीज उसको वापस दे दो, 45 रुपीज वापस दे दो। अभी बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार ये क्या अदल हुआ, ये क्या जस्टिस है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो चोर दोबारा आता है, 25 रुपीज और ले लेता है उससे। बाकी इसके पास कितने बच जाते हैं, 20 रुपीज बच जाते हैं। और फिर भी कोर्ट कहती है कि कोई मसला नहीं है, उसका हक है। और वो 20 रुपीज में भी राजी नहीं रहते। वो जो 20%, अब देखें, अब जरा इधर लेके आए आप बात कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्होंने लैंड्स आगे लेते रहे हैं, कॉन्कर करते रहे हैं, और उन पर भी वो राजी नहीं हुए। और थोड़ा बहुत जो लैंड अभी बचा है फलस्तीनियों के पास, क्योंकि देखें अभी ये मुसलमानों और ज्यूज का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है। और मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, अभी लोगों को नजर आने शुरू हो गया है। ये अब तक जो अपना नैरेटिव बिल्ड करते आए थे ना कि जी हम भी बड़े मजलूम हैं, हमें तो एक लैंड चाहिए था, और ये अपने आप को बड़ा जो है मासूमाना जो है दिखा के कि जी हम तो बड़े जो है इनोसेंट हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब आपको लोकल्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन चाहे ले लें, जो वहां के सिटीजन्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो लोकल ज्यूज भी हैं, वो कहें कि जी जो भी हो रहा है ज्यादती हो रही है, आप बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और जो 20% भी आपने दिया हुआ है, आपने उसमें भी उनका सब कुछ बंद कर दिया। आप नेसेसिटीज अंदर लेके जा नहीं सकते, आप फूड अंदर लेके जा नहीं सकते, वाटर ब्लॉकेड है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल सप्लाईज अंदर नहीं लेके जा सकते, फिर भी ये लोग खुश नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने 1948 से तो ये काम करना शुरू कर दिया, और उनके जो ग्रुप से मल्टीपल, वो भी अंदर जो है इस तरह पेनिट्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। 1967, ये अभी भी राजी नहीं हुए। 1967 वॉर आपके जहन में होगी। 1967 में ये अपनी आर्मीज लेके आते हैं, और इस वक्त तक जो जेरूसलम था वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अंडर नहीं आता था। वो नॉर्मल वहां पे जो भी बंदा जाता, नमाज पढ़ता, जिसने अपनी इबादत करनी होती, और करके वापस आ जाता। 1967 में ये अपनी आर्मीज जब लेके आते हैं फुल थ्रॉटल के साथ, गाजा स्ट्रिप को जो है कैप्चर कर लेते हैं, पूरी गाजा स्ट्रिप, यहां से वेस्ट बैंक को भी जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और जेरूसलम में आके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मस्जिद अल अक्सा में अपनी गन्स के साथ आते हैं, और जो भी वहां पे नमाजी होते हैं सबको जो है वो शहीद कर देते हैं। कि अब तक देखें जो ये करते आए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस पूरे अरसे में यूनाइटेड नेशंस कहां थी? क्या यूनाइटेड नेशंस की वायोलेशन नहीं कर रहे थे? ये वायोलेशन तो हो रही थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कर क्या रही थी? वो साइलेंट थी। हां, अगर कुछ करना भी होता था तो बस एक दो स्टेटमेंट्स दे दी कि जी हम तो बड़े मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं इनके सामने। लेकिन जब इन पे बात आती है तो ये अपने वॉर प्लेन्स लेके आके साहिल के करीब खड़े कर देते हैं कि देखो हम करते क्या हैं। अपने बॉम्बर जेट्स लेके आ जाते हैं, यानी बातों तक महदूद नहीं रहते ये। तो ये एक सवाल बनता है कि दुनिया क्यों खामोश थी? जब 1967 वॉर भी हुई थी, सब लोग खामोश थे कि ये आगे वायोलेशन अपॉन वायोलेशन करते जा रहे हैं।
और इस दौरान होता है जी नकबा 2, यानी ये दूसरी दफा जो इनकी कैटास्ट्रोफी है। अब लोगों को फिर जो है हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, और फिर इनकी जो है माइग्रेशन स्टार्ट होती है। तकरीबन 6 लाख फलस्तीनी वहां से निकलते हैं, और आज दुनिया में ये मारूफ है सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं जो अपने मुल्क से निकले हुए हैं वो फलस्तीनी हैं। ये आपको अमेरिका में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे, और हर जगह ये फैले हुए हैं। और ये वो लोग हैं, कह नहीं सकते कि हमारा होमलैंड कौन सा है, इनका अपना घर नहीं है। आज ये जहां पे रह रहे हैं बस वहां पर ही रह रहे हैं, और नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि हमें तो जो है ना लोग क्रेडिबल समझते नहीं कि जी तुम तो मुसलमान हो, तुम तो वन साइडेड बात करोगे, एक तरफा बात करोगे। जिमी कार्टर जो इनका प्रेसिडेंट रह चुका है, वो कहता था कि पैलेस्टीनियंस आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जेल है ना वो फलस्तीनी उसमें रह रहे हैं। और अगर देखें, बात करना ना बड़ा आसान होता है, ठीक है, आपने कुछ वीडियोस भी देख ली, उसका भी कुछ ना कुछ आपको इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करो कि आप एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट हो और देखते क्या हो कि आप अभी इजरायली टेरिटरी में हो, और आप देखते हो कि यहां पे एक कंक्रीट की वॉल है जो कि 30 फुट लंबी है और बड़ी मजबूत दीवार है। जितनी ऊपर आपको नजर आती है उतनी ही स्ट्रांग नीचे है, क्योंकि इनको डर है कहीं वो नीचे से ना इधर आ जाए। और फिर जब आप इजराइल की तरफ देखते हो, आपको पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कैलिफोर्निया, ये जैसे आप अमेरिका में बैठे हो, यानी टॉप नॉच कंट्री है, कोई मसला ही नहीं है, टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जैसे ही आप उस दीवार के उस तरफ जाते हो, देर आर मोर देन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस। वो कैसे रह रहे हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो जानते हैं। और वहां पे छोटी सी जगह है, घूम फिर नहीं सकते। तो जिमी कार्टर ने यही कहा कि पैलेस्टीनियंस जो है इस सिचुएशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इट्स अ फूड फॉर थॉट। जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स है ना, उन्होंने ब्रिटिश किंग्स, जो ब्रिटिश किंगडम थी, रिवॉल्ट किया था, उनसे लड़ाई की थी, सिर्फ इस वजह पे कि उन्होंने चाय के ऊपर टैक्स लगा दिया था कि हम टैक्स नहीं देंगे। और बड़ी जंग जो है उन्होंने छेड़ दी, और जंग हुई बाकायदा। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि इनको क्या हो गया, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि लंच हमारा क्या होगा, डिनर हमारा क्या होगा, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होगा। उनको नहीं पता कि पानी हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे हॉस्पिटल्स में हैं, अब तो न्यूज में आपको पता चलता है कि जी हम तो फ्यूल भी नहीं जाने देंगे इनकी तरफ। और हॉस्पिटल्स जो है ये बता रहे हैं दुनिया वालों को कि अगर यहां पे फ्यूल ना आया, जनरेटर्स बंद हो जाएंगे, और ये जो प्री मैच्योर बेबीज हैं 6-6 महीने के, 5-5 महीने के, इंक्यूबेटर्स के ऊपर हैं, ये मर जाएंगे सारे, जिंदा नहीं रह सकेंगे। इनके पास ऐसी फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस नहीं है। तो एक जगह पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ छोटी सी वजह से जो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने बात कितनी आगे बढ़ा दी। और यहां पे लोगों के बच्चे उनके सामने जा रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके शोहर, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार। तो आप यानी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो लोग क्या करें? क्या वो इंसान नहीं है? और ये वो लोग हैं, ह्यूमैनिटी के अलमबरदार हैं, कि अगर इनको कहीं दरिया के किनारे कोई स्ट्रे डॉग भी मिल जाए ना, कि बस अब वो जो है हो सकता है वो भी डूब जाएगा, ये हेलीकॉप्टर्स लेके आते हैं उसको बचाने के लिए। इतनी इनको मोहब्बत है जानवरों के साथ। तो यहां पे जो बच्चे हैं, जो इंसान हैं, क्या उनका राइट नहीं है कि उनकी हेल्प की जाए? और ये अब देखिए, यहां से ना आपको पता चलता है कि कितनी हिपोक्रेसी है। जो ये यानी जो फेमिनिज्म को जो प्रमोट करते हैं, फेमिनिस्ट हैं कि जी हम तो वुमेन राइट्स की बात करते हैं। कहां गए ये फेमिनिस्ट सारे?
क्या उनको औरतें नज़र नहीं आ रही पैलेस्टाइन के अंदर, जो उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? और वहाँ पे बहनें ये कह रही हैं कि हम रात को जब सोते हैं हम लोग हिजाब लेके सोते हैं कि कुछ पता नहीं है कि हम जो हैं ये हमारी आखिरी रात हो, हम अपने रब के साथ अगर मिलें तो हम हिजाब के साथ मिलें, हम एक्सपोज ना हो। क्या उनको वो नज़र नहीं आता? कहाँ गई ह्यूमन राइट्स? कहाँ गए ये फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाले? कहाँ गए मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करने वाले? सब खामोश हैं अभी। तो यहां से आपको पता चलता है और कि नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। और साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी में से बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स पास किए हैं और एक इनके आर्च बिशप हैं, उनका नाम है डेजमंड टूटू। साउथ अफ्रीका में ये कैथोलिक चर्च को संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये खुद अपना वाक़या बताते हैं कि जब मैं पैलेस्टाइन गया एक दफ़ा, तो पहले तो सुना करते थे और इतना हमें न्यूज़ में भी नहीं बताया जाता कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कि जब मैं वहाँ पे खुद गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और फिर ये अब देखिए, हालांकि मुसलमान नहीं है ये, मुसलमानों के सपोर्टर नहीं है, ये कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो इजरायली हैं वो अपार्टाइड स्टेट है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी इन लोगों ने क्या किया था, जो ब्लैक्स थे वहां पे, काले थे, कि उनको भी जो है लंबी लंबी लाइंस बनानी पड़ती थी और वहां पे आर्मी पर्सनल्स खड़े होते थे अपनी गन्स लेके। यानी ये सलूक किया जाता था साउथ अफ्रीकन के साथ, तो वो कहते हैं यहां पर भी वही सलूक किया जा रहा है। और अगर ये भी हमारे लिए काफी नहीं है, नेल्सन मंडेला ये तो बड़ी मशहूर हस्ती हैं और हमें पता है कि बड़े अनबायस्ड हैं। नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि इजराइल इज अ अपार्टाइड स्टेट, ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। और ये हमारे लिए भी अब ये कह लें कि वेकअप कॉल है कि अब लोग जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें। और लोग कहते हैं कि जी सिर्फ बात कर लेने से, कोई पोस्ट रीशेयर कर लेने से बात नहीं बनती। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज तक अभी इजरायली जो फोर्सेस हैं वो ये कह रही थी इजरायली गवर्नमेंट कि जी हम अभी ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव जो है मोड स्टार्ट करेंगे। अब हम जो है ऑन ग्राउंड आने लगी हमारी आर्मी, लेकिन अभी तक आई नहीं है वो, क्योंकि उनको डर है कि अभी भी वो जो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, कि अपना जो उनका माइंडसेट है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अभी तक लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे। लोगों के सामने हकीकत आ रही है कि हो क्या रहा है असल में फलस्तीन में। उनको ये डर है कि अगर हमने अपने फौजी वहां पे जो है उनको अंदर जाने दिया तो लोग और हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम लोगों का कॉन्फिडेंस जीत नहीं सकेंगे। और ये वही लोग हैं, सो टू से, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिनके फॉलोअर्स हैं ज्यादा, वो अपनी आवाज को रेस कर रहे हैं। इसमें हर बंदा अपना इनपुट जो है डाल रहा है, हालांकि वो चाहे लेमैन ही क्यों ना हो, वो चाहे हम में से एक अदना आदमी क्यों ना हो, उसका हक बनता है कि अगर उसके सामने कोई हकीकत आ जाती है उसको दूसरों तक पहुंचाए, अपने घर वालों को बताए कि ये असल में ये हो रहा है, ये सिचुएशन चल रही है। तो अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला जालिम का हाथ रोक दे और खैर का मामला फरमाए, क्योंकि विक्ट्री जी तो आनी ही आनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया है कि वल लित्तक़वा लिलमुत्तक़ीन, कि जो आकिबत है, आखरत है, वो मुसलमानों के लिए ही, ईमान वालों के लिए ही बेहतर है। मुसलमानों की ही जीत होगी, ईमान वालों की। तो अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।